ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम वापस से अपनी सारी न्यूज़ को कवर करेंगे जो हम डेली करते हैं। और हमारी पहली न्यूज़ आई है ब्रिक्स की तरफ से। ठीक है, जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इस ग्रुप के, अब तो काफ़ी मेंबर हो चुके हैं। इस ग्रुप की तरफ से न्यूज़ आई है। और न्यूज़ क्या है कि चाइना, रशिया, ईरान स्टार्ट द ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज इन साउथ अफ्रीकन वाटर्स। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के वाटर्स में जो है चाइना ने इसको स्टार्ट किया है, इस नेवल एक्सरसाइज को, है ना। और ब्रिक्स के सारे जो है मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सेप्ट इंडिया। अब आपके कंसर्निंग पॉइंट आएंगे कि भाई इंडिया क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया देखो, पहली बात तो आप इंडिया के इम्पोर्टेंस समझो यहाँ पे। ब्रिक्स ब्रिक्स जो है, इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, पहली बात। साउथ अफ्रीका को उसने ऐड कराया था इंडिया ने। ठीक है, ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन इंडिया करता है ब्रिक्स में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है इंडिया के लिए, और इंडिया इसमें इंपॉर्टेंट पार्टनर और कंट्री है। अब जो है कि इसको मतलब कि इंडिया ने या फिर इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही है, ये कंसर्निंग पॉइंट है, क्वेश्चन है सबका। ठीक है, तो इसका आंसर इंडियन इंडियन अथॉरिटीज ने दिया है कि हम लोग इसको इसमें पार्टिसिपेट जो है इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको चाइना ने होस्ट किया है, और चाइना के साथ में हमारा भी इंटरनेशनल बॉर्डर का इश्यू चल रहा है बाउंड्रीज को लेकर, जैसे अरुणाचल प्रदेश का हो गया उसका क्लेम। तो ये जो रीजनल रीजनल क्लेम्स है ना हमारे, इसकी वजह से इंडिया जो है चाइना के द्वारा होस्ट की गई ब्रिक्स की एक्सरसाइज को ज्वाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आपका कंसर्न पॉइंट आएगा कि यार अगर ऐसे इंडिया किसी चीज को एक्सेप्ट कर देगा जो ब्रिक्स में चाइना कर रहा होगा, तो क्या फिर इस ग्रुप की जो यूनिटी है वो कमजोर नहीं हो जाएगी, जैसे कि अभी यूएस नाटो के साथ में कर रहा है, नाटो कंट्री के साथ में कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया, ये जो कंसर्निंग पॉइंट है कि इंडियन इंडियन नेवी ने इसको मना कर दिया है, ये इंडिया चाइना का इंडिविजुअल मैटर है। ठीक है, ठीक है ना, इंडिया चाइना का इंडिविजुअल मैटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना के अलावा अगर रशिया और तो जो रशिया है, साउथ अफ्रीका हो गया, और भी जितने भी नेशंस हैं ब्रिक्स में, उनके साथ में हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो ग्रुप ग्रुप में भले ही वो मीट ना करे, लेकिन इंडिविजुअली सारी कंट्रीज जो है एक साथ रहती हैं। इसकी वजह से इस ग्रुप की यूनिटी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए। और एक बात और है कि ये जो है इंडियन अथॉरिटीज ने बोला कि 2020 में, जब आप लोग को याद होगा वो गलवान क्लैश हुआ था ना, गलवान क्लैश वाला, उसकी वजह से भी इंडियन अथॉरिटीज ने बोला कि हम इसको चाइना ने जो होस्ट किया उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा इंडिया फरवरी में एआई समिट को होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो देखने वाली पॉइंट होगी कि चाइना चाइना उसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया इंडिया ने यहाँ पे मना कर दिया तो वो कंसर्निंग पॉइंट बनेगा कि चाइना वहाँ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि काफी जो है चाइना और इंडिया के रिलेशन के ऊपर डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा, और चीजें और ज्यादा मतलब कि डीप में जाएंगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया इसको कैसे मैनेज करता है और चाइना कैसे मैनेज करता है। ठीक है, क्योंकि डायलॉग और डिप्लोमेसी, यही दो तरीके हैं जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वॉर तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, लेकिन पीएम मोदी ने, जैसा कि पीएम मोदी जैसा कि बोलते भी है हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कि ये जो ये जो एरा है, ये जो आज के टाइम का जो एरा है, ठीक है, ये जो एरा है ये वॉर का जो है, वॉर का नहीं है। ठीक है, ये एरा है शांति का, पीस का। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यार पीस कैसे आती है इस रीजन में, क्योंकि हमको पता है इंडिया हमारा है, मतलब कि इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा है। ठीक है, चाइना बोलता है कि वो उसका कुछ परसेंट हिस्सा हमारा है, तो वो चीजें नहीं चल पाएंगी ना। ठीक ऐसे ही उसे वो लद्दाख में करता है। ठीक है, गलवान घाटी में उसने यही किया था, गलवान क्लैश में जब हुआ था 2020 में। तो ये काफी कंसर्निंग पॉइंट जो है उसके सामने निकल के आ रहे हैं, और इसी की वजह से इंडिया चाइना के द्वारा होस्ट की गई एक्सरसाइज को जो है ज्वाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया और चाइना की अथॉरिटीज, उनके डिप्लोमेट्स इसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, और ये जो इंडिया का एक्शन है, ये इंडिया का एक्शन है मतलब कि ना ज्वाइन करना, ये कहाँ तक इंडिया के लिए नुकसान करता है या फायदा करता है, वो आने वाला टाइम बताएगा कि प्लस माइनस में कहाँ पे जाएंगे चीजें, और कैसे इंडियन अथॉरिटीज इसको मैनेज करेंगी। ठीक है, इसके प्लस माइनस को। ठीक है, तो वो देखने वाले पॉइंट यहाँ पे होगा। बाकी
हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश में एक और हिंदू को जो है मार दिया गया। ठीक है, किसके लिए? क्योंकि उसके ऊपर इंडियन रुपीस के हिसाब से 360 जो है इंडियन रुपीस के हिसाब से उसके ऊपर कर्जा था, मतलब कि इतने छोटे कर्जे के लिए इसको मार दिया। ठीक है, अब बांग्लादेश में एक हिंदू मतलब कि एक माइनॉरिटी माइनॉरिटी पर्सन की कीमत 360 रुपये हो गई है। उससे भी कम, मतलब कम हो गई है। सोचो कितना कंसर्निंग पॉइंट है। तो इस केस में हुआ क्या है? इस केस में क्या हुआ है कि एक जॉय नाम का बंदा था। ठीक है, जो जिसको इस 360 रुपए के डेबिट की वजह से मार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट की बात करूं मैं, तो उसके जो जॉय बंदा था, जॉय नाम का बंदा जो था, इसके साथ में इन्होंने फिजिकल अब्यूज किया। ठीक है, और मेंटल टॉर्चर भी किया, मतलब कि पहले मेंटल हरासमेंट, फिजिकल टॉर्चर, उसके बाद मार दिया। ठीक है, मार दिया इसको। तो ये काफी कंसर्निंग पॉइंट है। और जब इसके साथ में जब लोकल लोगों ने बोला तो उसको सामने से जलील किया गया बेसिकली। लोकल फिर उसके बाद जब लोकल लोगों ने बताया कि इसको फिजिकली हरास किया गया, मेंटली परेशान किया गया, और इसको सबके सामने मतलब कि इसकी इज्जत का मतलब इज्जत खराब कर दी, रिस्पेक्ट खराब कर दी इसकी, है ना? बोलते नहीं है जैसे, जैसे मान लो काफी लोग लोकल मार्केट में खड़े हो, ठीक है, और कोई आपको बोलने लगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मतलब कि आपकी रिस्पेक्ट को खत्म करना, तो वही उसको करने लगे वहां पे। ठीक है, और इसके साथ में कम्युनल वायलेंस और माइनॉरिटी सेफ्टी के लिए यहाँ पे अब सीरियस कॉर्नर जो है राइज हो रहे हैं, क्योंकि हर हफ्ते में हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 ऐसी न्यूज आती हैं जहाँ पे एक हिंदू, एक 2 से 3 पर्सन जो होते हैं वो मारे जाते हैं वहाँ बांग्लादेश में, जो कि माइनॉरिटीज से आते हैं, स्पेशली हिंदू। तो ये काफी कंसर्निंग पॉइंट है वहाँ की अथॉरिटीज के लिए, और जो वहाँ की मेजोरिटी के राइट्स को देखती है अथॉरिटी वो, तो उसके लिए काफी कंसर्निंग पॉइंट है कि भाई कैसे इसको रोका जाए, कैसे कॉपरेशन को दिखाया जाए, ताकि जो है ऐसे एक्शन ना हो। ठीक है, फैमिली ने डिमांड की है कि इस पे एक्शन एक्शन की डिमांड की है, फैमिली ने जस्टिस की डिमांड की है, ये सारी चीजें फैमिली ने की है। लेकिन वही है ना, जब गवर्नमेंट ही इंटरिम हो, वो भी यूनिस गवर्नमेंट हो, तो कहाँ से अब जस्टिस आपको मिलेगा? कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है ईरान से। ठीक है, ईरान follows the death penalty for the protesters who has crackdown intensified। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, ठीक है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो वो था, मतलब कि ये ईरान ईरान में क्या हुआ है कि अभी इन्होंने ऑर्डर दिया है सारी अथॉरिटीज को, ईरान ईरान की जितने भी अथॉरिटीज हैं उनको ऑर्डर दिया है, और बोला है कि जो डेथ पेनल्टी फॉर द प्रोटेस्टर्स, ठीक है, एज क्रैकडाउन इंटेंसिफाइड। ठीक है, तो जो ईरान की फोर्सेस हैं, जो ईरान की फोर्सेस जो यूज कर रही है फोर्स वहां पे, अगर प्रोटेस्टर्स को उन्होंने डेथ पेनल्टी दी है। ठीक है, डेथ पेनल्टी दी है, और बोला है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गॉड, मतलब कि अल्लाह के जो है वो दुश्मन है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इस्लामिक है, तो वही पर्टिकुलर गॉड की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो एनेमी ऑफ गॉड बताया है जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे लोगों को ओपनली फायर करने के लिए ओपन कर दिया अथॉरिटीज को। तो जब ओपन कर दिया तो पता क्या हुआ? 75 जो है डेथ अभी तक हो चुकी हैं, और 2000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इतना भी डाटा हमारे पास सामने मीडिया रिपोर्ट के थ्रू आया हुआ है। तो इतने लोग जो है 75 डेथ, और मोर देन 2000 से ज्यादा लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं। ये हमारे पास पूरा ऑफिशियल डाटा अभी तक आया हुआ है। बाकी अनऑफिशियल तो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, जो ह्यूमन राइट है आपका, ह्यूमन राइट आपका हो गया। ठीक है, और जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप्स, इंटरनेशनल लॉज की चीजें हैं, वो इसको स्ट्रांगली कंडेम कर रही हैं, बोल रहे हैं आप इस तरह से चीजों को नहीं मार सकते। और अगेन यूएसए ने बोला है कि हम इस पे स्ट्राइक कर देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। तो वो चीजें यहाँ पे चल रही हैं। अब ये काफी कंसर्निंग पॉइंट होगा रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए कि मिडिल ईस्ट में और क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वैसे भी काफी समय से काफी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, और अब ईरान में इतनी इनस्टेबिलिटी है कि उनकी अथॉरिटीज उनके लोगों को ही मार रही हैं। 75 डेथ्स यहाँ पे हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो अब इसमें काफी कंसर्निंग पॉइंट ये है कि क्या आगे और चीजें होती हैं फर्दर, और क्या आगे डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान में भी कुछ बांग्लादेश जैसा सिस्टम जो है चल रहा है। ठीक है, तो जैसे बांग्लादेश में हिंदूज को मारा जाता है ना, पाकिस्तान में भी आज यही हुआ। पाकिस्तान का जो सिंध सिंध प्रोविजन है, पाकिस्तान का मतलब हमारा सिंध, हमारा है सिंध, सिंध हमारा है।
सिंध हमारा ही है, ठीक है। जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था कि सिंध हमारा है, वो हमारा ही रहेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है सिंध पे, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड सिंध, हम यही बोलेंगे अब, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड सिंध सिंध जो है, ठीक है, उसके डिस्ट्रिक्ट, उसके बिना दिन डिस्ट्रिक्ट में ये जो है सीन हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि ये जो बंदा था जिसका नाम है किलेश कोहली करके इसका नाम है, और इस बंदे को जो है मार दिया गया, ठीक है। क्यों मार दिया गया? क्योंकि इसका जो लैंडलॉर्ड था, मतलब कि ये किसान था, और इसका जो लैंडलॉर्ड था इसने उसको मारा है, ठीक है। और इसने इसको मारा है जिसमें जो अथॉरिटीज हैं इसको कंटिन्यूसली मैनेज कर रही हैं, ठीक है। तो जब सिंध सिंध में इसको मारा गया इसके लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो फिर जो हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे हैं, ठीक है, और जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं फॉर द माइनॉरिटीज, उन्होंने इस जस्टिस की डिमांड की। जब जस्टिस की डिमांड की तो पता क्या हुआ? जब डिमांड की तो फिर पुलिस कमिश्नर और जितने भी लोकल अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन था वो वहाँ पहुंचा, और उन्होंने बोला कि हम इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पूरा जस्टिस के जो है भरोसा दिलाएंगे, प्रॉमिस कर दिया कि हम जस्टिस को देंगे, ठीक है। जब ये प्रॉमिस कर दिया फैमिली से, तो प्रोटेस्ट जो है खत्म हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये देखो आप लोग, चलो ये तो बात हो गई कि अथॉरिटीज ने बोल दिया कि हम जो है इसको कंडेम करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की कंडीशन कैसी है सबको पता है, ठीक है। ठीक, अब आप लोगों को बताऊं मैं, जैसे इमरान खान है, ठीक है ना। इमरान खान जो है, ठीक है, इमरान खान पाकिस्तान के पीएम थे ना, एक्स पीएम थे, ठीक है। पाकिस्तान के एक्स पीएम थे ना वो। जब पाकिस्तान के एक्स पीएम तक की कंडीशन कैसी है सबको पता है, वो जेल में कैसे रह रहे हैं, तो फिर इसकी इसको जिस 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 लैंडलॉर्ड ने इसको मारा है उसको क्या पकड़ेगी पुलिस? सोचो आप। तो ये काफी कंसर्निंग पॉइंट है, और ये सारी चीजें जो लिंक हो रही है ना 27 अमेंडमेंट से हो रही हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के आसिम मुनीर को जो सीडीए पहले वो जो चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस थे वो सीडीए बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और वो कंट्री के रूल्स को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बेसिकली सुप्रीम पावर उनके पास में है, ठीक है। तो जब सुप्रीम पावर उनके पास में है तो क्या होगा? यही होगा ना, ठीक है। वो किसी को भी अंदर कर सकते हैं, किसी को भी बाहर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि बेसिकली वो। तो अब देखते हैं क्या होता है कि कैसे इनको जस्टिस जो है मिलती है, क्या मिलती भी है नहीं मिलती है, कि बांग्लादेश जैसा कंडीशन हो जाती है, क्योंकि वहां पे भी गवर्नमेंट सो रही है और यहाँ भी सो रही है गवर्नमेंट, कुछ भी चल रहा है दोनों देश में, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है ट्रम्प से, ठीक है। ट्रम्प ने बोला है कि हमें जो है ट्रम्प ने बोला है कि भाई हमें रशिया के प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब कि रशिया प्रेसिडेंट, मतलब कि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर जो है के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है नहीं करना पड़ेगा, जैसे वेनेजुला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किया था, ठीक है। जब बेसिकली हुआ क्या है, चीज सुनो। मीडिया ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताओ, जैसे आपने वेनेजुला पे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व करके प्रेसिडेंट कैप्चर कर लिया वहां के, तो क्या आप रशिया में भी ऐसा कर सकते हो, या कुछ करने की प्लानिंग ऐसी हो आपकी? तो ट्रम्प ने बोला कि देखो, आई हैव अ ग्रेट relationship with him. Trump says matter rules style operation against Putin is not necessary. उन्होंने बोला कि भाई देखो, हमारे साथ पुतिन की जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी है, रिलेशनशिप काफी अच्छी है, गुड गुड, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जब हमारे वो जो गुड 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 फ्रेंड हमारे हैं पुतिन, तो हमें उनके ऊपर स्ट्राइक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा उन्होंने बोला। तो इसके साथ में ट्रम्प ने ये भी बोला, ठीक है। ट्रम्प ने फ्रस्ट्रेशन यूक्रेन वॉर पे लॉन्ग हेल्पर है, ठीक है, और उन्होंने बताया कि पिछले मंथ रशिया ने मतलब कि किया था। तो बेसिकली देखो, ये रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है ना, इसको लेकर भी वो उन्होंने बोला, ट्रम्प ने बोला कि हम इसमें शांति की जो है बातचीत कर रहे हैं, और आगे जो भी चीजें होंगी वो पुतिन के साथ में होंगी। लेकिन आप लोग ये देखो, एक चीज आप लोग देखो, रशिया का जो ऑयल टैंकर था, जो वेनेजुला से ऑयल लेके जा रहा था, उसको रशियन सॉरी उसको यूएस फोर्सेस ने ही तो पकड़ा था ना। तो बेसिकली एक तरफ आप कह रहे हो कि पुतिन के साथ में आपके बढ़िया रिलेशन है, गुड रिलेशन है, और दूसरी तरफ आप उन्हीं कंट्री का ऑयल पकड़ रहे हो। तो देखो ये क्या चल रहा है। अब ऐसे कौन मान लेगा, मतलब कि एक छोटा बच्चा भी अगर उसको बोलोगे आप ऐसे चल रहा है तो समझ जाएगा वो कि ये कैसा दोस्त है, मतलब कि कैसे दोस्त। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेसी में चीजें नहीं होती हैं, डिप्लोमेसी में चीजें होती हैं, बट द पॉइंट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक कंट्री को फ्रेंड बोल रहे हो, रशिया को अगर फ्रेंड बोल रहे हो, तो आप उसके साथ कॉपरेट करो ना, ठीक है। थोड़ी होता है कि आप वेनेजुला के, अगर आपने वेनेजुला पे स्ट्राइक कर दिया तो उस कंट्री का ले लो,
तो फिर आपकी हाइपोक्रेसी देखो, क्योंकि आप सोचो ट्रम्प ने क्या बोला था। ट्रम्प ने बोला था कि हम 10 बिलियन जो यूएस डॉलर थे, कुछ जो डॉलर उनके थे, 10 बिलियन यूएस डॉलर थे, उसका अमाउंट खर्च करेंगे वेनेजुएला में उसकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों को रिबिल्ड करने में। तो जब आप बाकी चीजों में रिबिल्ड करने में पैसा खर्च कर रहे हो तो ऑयल टैंकर को सीज करने का मतलब क्या है? आप उसको टेक ओवर करके बेच दो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन ठीक है, वो बात अलग है, ट्रम्प नहीं ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि अगर आप अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हो तो अच्छे से बनाओ उसको, ठीक है? क्योंकि आप सोचो, अगर एक ऑयल टैंकर वेनेजुएला से रशिया जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका कंसर्निंग पॉइंट ये है कि वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड सप्लाई में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है? और आप ये मत सोचो कि यार अगर रशिया यूएसए ने रशिया के ऑयल टैंकर को पकड़ लिया जिस वेनेजुएला का ऑयल था, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, ठीक है? कहीं ना कहीं इंडिया इंडिया रशिया जो इंडिया है वो वेनेजुएला से और रशिया दोनों कंट्री से ऑयल लेता है, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे डिफरेंट पार्टनर्स हैं। तो और भी चलो मैं इंडिया की बात भी ना करूं, और दूसरी कंट्रीज जो हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज तो देखो, अगर जैसे कोई टैंकर है, जैसे पर्टिकुलर टैंकर है, ठीक है, अगर यूएस फोर्सेस ने उसको कैप्चर कर लिया तो ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड चेन पे डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टैंकर किसी एक्स कंट्री से वाई कंट्री की तरफ जा रहा होता है, ठीक है? अब जेड कंट्री यूएसए अगर उसको बीच में पकड़ लेगा तो एक्स वाई कंट्री का नुकसान तो होगा ही, साथ में जितनी भी ए बी सी कंट्री होंगी, मतलब कि जो एक्स्ट्रा पार्टनर्स होंगे, उनका भी तो कहीं नुकसान होगा ना, क्योंकि वर्ल्ड चेन में तो पूरा सब लोग लॉक है ना। तो वर्ल्ड चेन में सब लॉक हैं, तो अगर कंट्री एक्स ने अपने ऑयल टैंकर को वाई की तरफ भेजा और अगर जेड ने पकड़ लिया उसको, तो एबीसी कंट्री भी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट में आएंगी ना, क्योंकि ऑयल तो वही है ना, ऑयल उतना ही है। ऑयल ऑयल जो है, ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कि नेचर से निकलता है, बेसिकली माइनिंग करनी पड़ती है उसकी, लेकिन ऑयल भी तो उतना ही है ना, फिक्स है ना, सारे सारे लोगों के लिए पर्टिकुलर फिक्स है। तो अगर आप उसको पकड़ लोगे तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड सप्लाई में आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे चीजों को। ये काफी कंसर्निंग पॉइंट है। अगर कोई कंट्री ऐसे पकड़ लेती है ना, तो उसको सोचना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, साथ में पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है? आप अपनी पावर का यूज सही जगह पे करो, अपनी पावर का जो है यूज सही जगह पे करो, बात सही है, ठीक है? लेकिन इस तरह से आप चीजें नहीं कर सकते, ये काफी गलत बात है। और यही बात इंडिया ने बोली भी आज के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट में, एमईए के स्टेटमेंट पे स्पोक्स पर्सन साहब ने बोला कि हम जो है सारी कंट्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कॉपरेशन दिखाएं ताकि दुनिया का भला हो, ठीक है, लोग खुश रहें सारी दुनिया में, ऐसा इंडिया ने बोला। हम हमेशा अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन यूएसए जैसी कंट्रीज जो हैं सुनती नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है किसी से। तो ये खुद दिक्कत में अपने आप को डालती हैं, साथ में जो कंट्रीज हैं जो नई दिक्कत में आना चाहती हैं वो उनको भी डाल देती हैं दिक्कत में, बिना सोच समझे। तो ट्रम्प को ये सोचना पड़ेगा कि भाई आप जो एक्शन ले रहे हो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये काफी कंसर्निंग पॉइंट है ट्रम्प को इसको इसके बारे में डीपली जो है सोचना चाहिए, उसके बाद ही कुछ एक्शन जो है लेना चाहिए, किसी भी ऑयल टैंकर को पकड़ने से पहले या ये बोलने से पहले कि पत्नी के साथ में उनके रिलेशन अच्छे हैं। एक तरफ आप उनकी ऑयल टैंकर को पकड़ लो, दूसरी तरफ बोलो कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और तीसरी तरफ बोलो कि हम रशिया और यूक्रेन के वॉर में शांति कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब दुनिया आपके हिसाब से चल रही है, नहीं हो पाएगा ऐसा। तो वो ट्रम्प को ये चीज सोचनी पड़ेगी। विद दिस हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स कराती है हर साल, ठीक है? तो इसका जो सेकंड जो एडिशन है वो चल रहा है 26 वाला, ठीक है? अब नेक्स्ट ईयर 27 वाला होगा, ठीक है? तो इसमें जो है अजय डोभाल साहब ने एक बात बोली, और एक बात उन्होंने बोली फॉर द यूथ, जो हमें आपको बतानी है। और वो बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने बोला कि भाई जो यूथ होता है, ठीक है, बेसिकली जो यूथ होता है, ठीक है, उन्होंने बोला कि यूथ जो है, ठीक है, हमें अपने इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब जैसे मान लो अजीत डोभाल तक तो उनकी काफी उम्र भी हो चुकी है, तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे हमारे यूथ जो है वहाँ पे सारी यूथ, बेसिकली मैं आप बता दूं आपको, इस जो प्रोग्राम में 15 से 29 ईयर्स तक के बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो वो बेसिकली सारे यूथ होते हैं उसमें। तो उन्होंने बोला कि हमारी कंट्री की जो अप्रोच है वो डिफेंसिव और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है, ठीक है? बेसिकली अब आप लोग बोलोगे, आप ये बताओ, अगर उसमें 15 से 19 साल के बच्चे हैं, बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट के बच्चे होंगे, कॉलेज के बच्चे मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। अब कॉलेज के बच्चे में आप डिफेंस की बातें और रिस्पॉन्सिबल बातें कैसे कर रहे हो? क्योंकि देखो, अगर आप लोग देखो,
अगर आप जाओ पीछे, 2000, अगर आप सन 2000 में जाओ, कब, 2014 से पहले, 2014 से पहले जाओ, ठीक है। तब ना इतना इंटरनेट का एक्सेस था, ना इतना फोन की एक्सेस था, कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है, ठीक है, उसके पास फोन भी है, एक्सेस भी है, इंफॉर्मेशन भी है। तो ये चीजें बच्चे डिस्कस करते हैं। अभी आप लोग ध्यान से सुनना, तो ये चीजें डिस्कस बच्चे करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उन्होंने उनके लिए बोला कि जो बच्चे बेसिकली इस ग्रुप में जो सिलेक्शन होता है उन्हीं बच्चों का होता है जो सच में काफी कैपेबल होते हैं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो इंडिया का अप्रोच है वो डिफेंसिव है और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है, ठीक है। इसके साथ में इंडिया इंडिया चाहता है स्टेबिलिटी और पीस इंश्योर करना चाहता है पूरे रीजन में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसके साथ में उन्होंने बोला कि जो मौजूदा, मतलब कि जो करंट करंट हमारी लीडरशिप है, ठीक है, उसने 10 सालों में काफी अच्छा काम किया है इसके फील्ड में, ठीक है। नेशनल डिफेंस को और कोऑपरेटिव बताया है और नेशनल सिक्योरिटी को टॉप पे रखा है, ऐसा उन्होंने बोला। इसके साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो नेशन है, जो कंट्री हमारी है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी लीडरशिप और इंस्टीट्यूशन में डायरेक्शन, उससे भारत में गोल अचीव बनने लगा। तो बेसिकली उन्होंने यूथ को बोला कि देखो, अभी जो लीडरशिप चल रही है वो चला रहे हैं वो लोग जो इसके फ्यूचर थे। अब आप लोग जो है उसके फ्यूचर होने वाले हो, जो हमारे यूथ हैं वो इस देश का फ्यूचर है। तो उन्होंने बोला कि आपको भी इस चीज में कंट्रीब्यूट करना है, आपको इंडिया के मिशन को, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को, इंडिया के जो गोल हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, उनको कंट्रीब्यूट करना है और उसको विकसित भारत बाय 2047 को तरफ लेके जाना है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीएम मोदी का विजन है और हमारा कर्तव्य है कि हमारा देश आज़ादी के 100 साल जब पूरे करेगा 2047 में, ठीक है। तो 2047 में जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब हमारा देश विकसित भारत होगा और उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम सबकी है, हम यूथ की है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा आप लोग बस, और पता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको बस अपना जो वर्क है, पर्टिकुलर वर्क अगर आपका है, उसको टाइम पे करो, अपने आसपास सफाई रखो, सिविक सेंस को अप्लाई करो, बस सिंपल हो गया। अगर आप इतनी चीजें टाइम करते हो, अपना वर्क टाइम पे करते हो, अपने आसपास चीजें साफ रखते हो, सिविक सेंस को मेंटेन करते हो हर जगह पे, हो गया काम। नाउ दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ डेवलप। क्योंकि देखो, जब तक एक एक इंडिविजुअल पर्सन जो है इंडिया का खुद से अपने आप को डेवलप नहीं करेगा, आप कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जब एक व्यक्ति डेवलप करता है ना, एक पर्टिकुलर इंसान डेवलप करता है, तो फिर उसका पूरा घर डेवलप करता है, ठीक है। उस पूरे घर से पूरा पूरा मोहल्ला, उसके बाद पूरा जिला, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पूरा स्टेट, और फिर पूरा इंडिया। ये पूरा सर्कल समझो आप लोग, पूरा सर्कल है ये। एक इंडिविजुअल पर्सन से शुरू हुई बात पूरे घर पे जाएगी, उसके बाद पूरे मोहल्ले में जाएगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, स्टेट में जाएगी, फिर इंडिया में जाएगी। ये पूरा साइकिल है और हमको फॉलो करना पड़ेगा इसको। इसीलिए हमें हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आज की डेट में हम ये बोलते हैं कि इंडिया इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, सफाई नहीं है, वगैरह वगैरह, तो मैं ये पूछता हूँ कि आप अपने घर में कितनी सफाई रखते हो? आप अपने कचरे को कहाँ फेंकते हो? गीला कचरा, सूखा कचरा कहाँ पे डालते हो? ये आपके खुद के क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, क्योंकि जब अपने आप से क्वेश्चन आप करोगे तभी आप अपने आप को चेंज कर पाओगे, और जब अपने आप को चेंज करोगे तो आपकी फैमिली वाले आपको देख के चेंज हो जाएंगे, और जब आपकी फैमिली वाले आपको देख कर चेंज हो जाएंगे तो आसपास के लोग भी चेंज हो जाएंगे, और ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमें अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। अगर आपको विकसित भारत में 2047 चाहिए, ठीक है, विकसित भारत बाय 2047 चाहिए आपको, तो आपको अपने आप को विकसित करना पड़ेगा अभी से, क्योंकि अब अभी आप अगर अपने आप को विकसित करोगे तभी आप इस टारगेट को पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है ताइवान, ठीक है। जो हमारा तालिबान है, ठीक है, तालिबान के जो सीनियर डिप्लोमेट हैं ये, ठीक है, उन्होंने उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान में पता है आप लोग, इनने अपना चार्ज संभाल लिया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया के जितने भी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे जो अफगानिस्तान में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान रूल ओवर तालिबान, ठीक है, तालिबान के जो रूल में ये लोग वर्क कर रहे हैं, इंडियन वर्कर्स, ठीक है। तो हमारे काफ़ी प्रोग्राम वहाँ चलते हैं अफगानिस्तान में, डैम वगैरह है वहाँ पे, ठीक है, मेडिकल कैंप्स वगैरह होते हैं। तो तालिबान के जो लीडर डिप्लोमेट है उन्होंने बोला कि देखो, इंडियंस का जो भी कंसर्न है उसको सेव करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। इंडिया का जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है अफगानिस्तान में, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और
उन्होंने बोला है कि उनकी उनकी जितनी भी सिक्योरिटी होगी, जो बेसिकली इंडिया से जो वर्कर्स आएंगे, ऑफिसर काम करेंगे, कुछ भी होगा एक्स वाई जेड, उन सबकी जिम्मेदारी तालिबान रूलिंग की है। उन्होंने बोला कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और मानते हैं, बोलते हैं कि उन इंडियंस को कुछ नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और इसके साथ में अब जब ये बात हुई तो इंडिया और अफगानिस्तान, बेसिकली तालिबान, मैं वो तालिबान ही बोलूंगा क्योंकि तालिबान है, ठीक है। तो इंडिया तालिबान के रिलेशन भी काफी स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये काफी कंसर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि क्योंकि आप देखो, तालिबान को अगर हम अपने अंडर में रखेंगे, अपने साथ में रखेंगे, तो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं जो है काउंटर हम पाकिस्तान को कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और सबको पता है पाकिस्तान को कितनी बुरी तरीके से पेलता है तालिबान। तो वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। पाकिस्तान को हमको सबक सिखाना है टाइम पे, तालिबान हमारे साथ में हमको चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला, और इसी की वजह से जो तालिबान रूलिंग में जो अफगानिस्तान के पास एयरबेस था ना, उसको यूएस ने यूज नहीं कर पाया था, ना पाकिस्तान यूज कर पाया था। अब तालिबान ने मना कर दिया, हम नहीं करने देंगे अपने अपने एयरबेस को इंडिया के अगेंस्ट में या फिर किसी कंट्री के अगेंस्ट में यूज नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है, और ये रिलेशन में इम्पोर्टेंट जो है डेवलपमेंट हुआ है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है, इंडियन साइंटिस्ट डेवलप द नॉन इनविजिड मेथड ऑफ मेजर क्वांटम एटम डेंसिटी, ठीक। तो इंडियन साइंटिस्ट ने एक बढ़िया सा एकदम मेथड निकाला है, एकदम ताज़ा मेथड। और उस मेथड में उन्होंने क्या किया है कि इंडियन साइंटिस्ट डेवलप किया है एक ऐसा मेथड जिससे वो मेजर कर सकते हैं क्वांटम एटम की डेंसिटी को, ठीक है। और इस मेजर किया है बिना बिना एटम को डिस्टर्ब किए, और बेसिकली इसमें ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। जो एटम की डेंसिटी को एटम की डेंसिटी को ये लोग करेंगे मेजर, एटम की डेंसिटी को मेजर करेंगे बिना एटम को डिस्टर्ब किए, ठीक है। कोई मतलब एटम को मतलब कोई नहीं करेगा बिना उसके एटम के, उस बिना एटम को डिस्टर्ब किए एटम की डेंसिटी को मेजर कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने बोला कि ये जो ये डेवलपमेंट है क्वांटम फिजिक्स में और एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च और काफी स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम अब आप देखो, पहले क्वांटम हम लोग क्वांटम पहले सोचते थे कि क्वांटम हम लोग सोचते थे क्वांटम मतलब कि स्मॉल बिग बिग नंबर पे चलता है, बिग नंबर पे, ठीक है। लेकिन अब क्वांटम बहुत स्मॉल पे चल रहा है, एटम की डेंसिटी को हम पता कर पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छी पॉइंट है कि भाई एटम क्वांटम क्वांटम फिजिक्स में काफी अच्छे कंट्रीब्यूशन चल रहा है। और बेसिकली आप लोगों को याद भी होगा, इस बार जो 2025 में नोबेल प्राइज मिला था उसमें क्वांटम फिजिक्स को ही मिला था, ठीक। क्वांटम फिजिक्स में बहुत डेवलपमेंट किया था उन्होंने उसको लेकर। तो ये काफी मतलब कि ये एक साइन है कि अब फिजिक्स जो बढ़ रही है ना, वो क्वांटम की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। क्वांटम में चार चीज चल रही हैं, तो अब हमारी जो फ्यूचर की फिजिक्स होगी, फ्यूचर फिजिक्स जो होगी हमारी, वो क्वांटम बेस्ड ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, पर्सनल मानना है कि भाई क्वांटम फिजिक्स जो है ज्यादा होगी, है ना। और इस टेक्निक से लेजर और इमेजिंग सिस्टम का यूज होता है। अब इसमें इसमें साइंटिस्ट ने बताया कि इसमें होता क्या है, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि हमको एटम की डेंसिटी मेजर करने में आसानी हो जाएगी। ये होता कैसे है, उन्होंने बताया कि ये टेक्निक में स्पेशली डिजाइन जो लेजर होता है, ठीक है, एक साइंटिस्ट के द्वारा स्पेशली डिजाइन लेजर होता है, लेजर, ठीक है। और क्या होता है, और इमेजिंग सिस्टम होता है, इमेजिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इमेज बनाता है, और लेजर सिस्टम होता है उसमें। और क्या होता है, उसमें यूज होता है जिसमें जो एटम्स की पोजीशन और डेंसिटी को एक्यूरेट मैप करता है, ठीक है। अब लेजर लाइट जाती है, और जो आपने बताया ना कि जो होता है मतलब कि इमेजिंग सिस्टम होता है, इमेज बनाता है वो, ठीक है। वो एटम की डेंसिटी को बिना एटम को डिस्टर्ब किए मेजर कर लेता है, ठीक है। लाइट जाएगी, लाइट से फ्रीक्वेंसी आएगी और उसको कैच कर लेगा और बना लेगा इमेज। डेट सेट हो गया काम, बढ़िया, गुड गुड, क्या बात है, ठीक है। अब जब ये इमेज बना लेगी, अब क्या होगा, अब इमेज जब बना लेगी, साइंटिस्ट ने ये फिर बोला कि ये अप्रोच क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर आपका हो गया, मेजरमेंट हो गया, फिर फंडामेंटल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके लिए काफी यूजफुल होगा। क्योंकि इसमें डाटा लॉस और सिस्टम डिस्टर्बेंस का रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास क्या है, लेजर है, और आपके पास इमेज सिस्टम है, बाकी आप कंट्रोल कर सकते हो कुछ भी, तो इसमें लॉस भी नहीं होगा चीज़ों का कुछ भी, ठीक है। रिसर्च के लीड साइंटिस्ट ने हाईलाइट किया कि इंडिया में क्वांटम टेक्नोलॉजी फील्ड रैपिडली ग्रो कर रही है, और साइंटिस्ट ने बोला कि हम ऐसे ही इसमें वर्क करते रहेंगे, और इंडिया की क्वांटम फिजिक्स की जो दुनिया है उसको और आगे ले जाएंगे, और आगे ले जाएंगे, इंडिया को और आगे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, गुड गुड, ठीक है। और इसमें उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल रिसर्च कम्युनिटी में इंडिया में कैपेबिलिटीज फोकस करता है, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो है, हमारे काफ़ी कंट्री साइंटिस्ट जो हैं, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा, और तरह इस काम को और अच्छे से जो है किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि इंडिया में अब चीज़ें जो है चल रही हैं। एक आप लोग सोचो, एक ऐसा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, और 1947 47 आज़ाद होते ही, ठीक है, हमने
काफी अचीवमेंट यहाँ पे कर लिए। आज हम ऐसी ऐसे फेज में खड़े हैं, 2026 में हम ऐसे फेज में खड़े हैं कि हम ग्लोबल साइंस में, ग्लोबल स्पेस में, नेशनल डिफेंस में, नेशनल इंटरनेशनल डिफेंस में हर जगह कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मतलब कि ये थैंक यू तो बनता है। हमारी जितने भी गवर्नमेंट अभी तक रही हुई है, भले ही वो कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, सबकी अच्छी बुराई होती है, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट आई हुई है उन्होंने काफी अच्छे देश को संभाला है, और ये काफी थैंक यू पॉइंट है। और बेसिकली उससे भी ज्यादा थैंक्स उनको जो इसमें काम करते हैं, हमारे साइंटिस्ट, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है कभी कभी, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम मेन साइंटिस्ट जानते हैं, जैसे आईएसआरओ के चीफ को हम जानते हैं, डीआरडीओ के चीफ को जानते हैं, बाकी जो साइंटिस्ट उसके अंदर काम करते हैं उनको हम नहीं जानते हैं ना। तो ये उनको सबके लिए थैंक यू, क्योंकि आप लोग वर्क कर रहे हो तभी हम लोग जो है अपने आप को बोल सकते हैं कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है, ठीक है। तो सबको थैंक यू सो मच। और विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है शक्तिकांत दास सर की तरफ से। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो बता दूं मैं आपको। शक्तिकांता दास जो सर हैं, ठीक है, वो एक रिटायर्ड इंडियन आईएएस ऑफिसर है, मतलब कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है ये, ठीक है। इसके साथ में ये 25th आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं 2018 से लेकर 2024 तक, ठीक है, 2018 से लेकर 2024 तक। और अभी अभी के टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के 14th प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट पे तैनात है, मतलब कि पोस्टेड है, ठीक है। तो ये अभी के टाइम पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उन्होंने कमेंट किया है कि इंडिया प्रोएक्टिवली फॉरेनिंग पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा साहब ने बोला। अब क्या बोला उन्होंने, थोड़ा देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो आरबीआई के एक्स गवर्नर और करंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बोला कि इंडिया एक्टिवली पार्टनरशिप्स और स्ट्रेटेजिक डेवलप कर रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि इंडिया अपनी पार्टनरशिप को और स्ट्रेटजीज को अच्छे से डेवलप कर रहा है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। और उन्होंने बोला कि हमने इन दोनों चीज़ों में अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया है। और इसके साथ में उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि हम मल्टी मल्टीलेटरल टाइज बना रहे हैं, ठीक है। एग्रीमेंट्स चल रही है हमारे सबकी कंट्री के साथ में, जैसे कि पता है हम लोगों को, पाँच पाँच साल में 7 एग्रीमेंट हमने कर लिए हैं, तो वो चीज़ें हैं उन्होंने बताई। और साथ में उन्होंने बोला कि ये सारे जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट है, हर चीज चल रही है यहाँ पे, बढ़िया अच्छा चल रहा है। उन्होंने बोला कि इंडिया अपनी फ्यूचर रेडी अप्रोच को आगे लेके जा रहा है। और उन्होंने बोला कि उसकी पॉलिसी मेकिंग और ग्लोबल मैनेजमेंट भी उसके हिसाब से चल रहा है, जैसा हमारा फ्यूचर हमें दिख रहा है उसके हिसाब से। उन्होंने उनका उनका बोलना है कि उनका बोलना है कि इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारे पास विजन है, हमारे पास हर चीज है, हमारे पास ऑप्शन भी है, सब कुछ है। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है क्या, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो हम भी हैं, ये कंटेंट क्रिएटर आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रसार भारती ने 9 जनवरी को एक कंटेंट क्रिएटर लॉन्च किया डीडी न्यूज के 30 मिनट प्राइम टाइम सेगमेंट को 5 डेज वीक पे डिजिटल क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट एआर किया जाएगा, बैक्ड बाय रेवेन्यू शेयर मॉडल पे, ठीक है। तो क्या है कि जो डीडी न्यूज है, ठीक है, आप लोग जानते हो कि डी न्यूज बेसिकली गवर्नमेंट की थोड़ी चीजें होती हैं, ठीक है। तो डीडी न्यूज ने क्या किया कि उन्होंने प्रसार भारती जो थी, प्रसार भारती, उसने उसने 9 तारीख को क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च किया, ठीक है। जो कि क्या करेगा डीडी न्यूज को, जो क्या करेगा डीडी न्यूज, ठीक है, जो डीडी न्यूज होती है, डीडी न्यूज, ठीक है, जो कि डीडी न्यूज पे क्या करेगा, 30 मिनट का 5 हफ्ते के 5 दिन में, ठीक है, प्राइम टाइम करेगा, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स होंगे, कंटेंट क्रिएटर होंगे, उनका वीडियो दिखाया जाएगा, उनकी चैनल को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और इसका रेवेन्यू शेयर होगा 90% फॉर द इन्फ्लुएंसर और 10% फॉर द प्रसार भारती, डीडी न्यूज वगैरह वगैरह, ठीक है, सबके लिए होगा। इसके साथ में जो कंटेंट होगा वो 2 मिनट से 10 मिनट के बीच में दिखाया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में उन्होंने बोला कि जो कैटेगरी होगी वो होगी कल्चर, ट्रैवलर, फूड, आर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट और एंटरटेनमेंट। ये सारी फील्ड्स को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। इसके साथ में उनको सबको क्रिएट किया जाएगा। रेवेन्यू मॉडल में क्रिएटर्स को 90% का होगा, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इसके साथ में जो अभी अभी के टाइम पे 80 मिलियंस क्रिएटर हैं जो अभी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है।
और यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बोला है कि जो वेब्स आपका वेब्स जो प्लेटफॉर्म था जिसमें काफी कंटेंट क्रिएटर आए हुए थे पिछले साल, ठीक है, उन्होंने अब तक 1 करोड़ यंग जो यूथ है हमारा क्रिएटर है उनको अपॉर्चुनिटी दी है। और इसमें पता है कितनी रिकवरी हुई है? 5,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ रुपीस की जो है रेवेन्यू अभी तक हो चुका है इसमें, ठीक है, पूरे कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और इसको आई थिंक बोला जाता है ऑरेंज इकोनॉमी, ये आप चेक करें, ऑरेंज इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर 5,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अभी तक जनरेट हो चुका है, ठीक है। और मिनिस्टर साहब ने बोला कि 2026 में हम इसको और आगे ले जाने की प्लानिंग में इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसके क्रिएटर को, ताकि इकोनॉमी को और बूस्ट मिले और जो यूथ है उसको अपना टैलेंट और अपना जो पैसा है दोनों साथ में मिल सके। विद दिस हम चलते हैं हमारे वीडियो के एंडिंग में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।